हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसटी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 का साइंस का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन इज यूज्ड इन अ साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल। साइड मिरर जो होता है व्हीकल का, उसमें हम इनमें से किसका यूज करते हैं। तो जो मिरर साइड मिरर होता है उसमें हमें क्या होता है, हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, तो हमें एक वाइड एरिया का डिमिनिश्ड इमेज उस छोटे से मिरर में मिल जाता है, इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर जो होता है वो इसके अपोजिट, हमें कोई छोटी सी चीज को अगर फोकस करना है, छोटी सी चीज को अगर फोकस करके बड़ा देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, और अगर किसी की डिमिनिश्ड इमेज ही हमें बनानी है, अगर किसी की डिमिनिश्ड इमेज हमें चाहिए, ठीक है, और वाइड व्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करने के काम आती है, और हम इससे जो वोल्टेज, इसकी जो वोल्टेज होगी उसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर। तो क्वेश्चन हमारा है, द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर किस चीज के लिए यूज करा जाएगा। जैसी इलेक्ट्रिकल पावर आ रही होती है उसको वो चेंज नहीं करता है, वो वोल्टेज को चेंज करता है। तो स्टेप अप कह रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन चार्जर इज। मोबाइल फोन चार्जर क्या है। अब जो मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है कि जो भी हमारे स्विच में जो भी वोल्टेज आ रही है, उतनी वोल्टेज हमारा मोबाइल फोन लेता नहीं है, उतने में चार्ज नहीं होता है, तो उसको थोड़ा कम चाहिए होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो मोबाइल फोन का चार्जर है उसे लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, तो पूछ रहा है ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज और आईआर रेज और यूवी रेज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको एक ट्रिक याद करनी है, वो कुछ ऐसे है, लोर मीर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लोअर मीर क्या है, लोअर का मतलब है लॉन्ग रेंज रेडियो वेव। ओके, इसका मतलब है माइक्रोवेव। यूवी का मतलब है यूवी, और एक्स का मतलब है एक्स रेज, और वाई से आप ऐसे याद कर सकते हो, गामा रेज। ठीक है, तो लोअर मी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से आपको याद हो गई कौन सी रेंज, याद हो गई, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी, एक्स रेज और गामा रेज। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहां से इधर को मूव कर रहे हो, तो ये कैसा, इनका क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर आप लोअर मी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड की तरफ बढ़ोगे तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आप इधर को जा रहे हैं, अगर आप इधर को जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आप इधर को जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स की होगी। तो ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको देखिए, इसको कुछ ऐसे समझते हैं। सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी काइनेटिक एनर्जी k1 थी, जो कि क्या थी, हाफ एम, उसकी वेलोसिटी थी v1 का स्क्वायर। अब आपने क्या करा, दूसरी कंडीशन आपको ये दी गई कि वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया, तो आप क्या करें, हाफ एम, इस बार वेलोसिटी v1 नहीं, इस बार वेलोसिटी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ v1 है, तो आपने स्क्वायर कर दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम
आप 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लीजिए, ठीक है, mv1 स्क्वायर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है ये तो k1 के बराबर है इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो आप इसको k1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप और ऐसे लिख सकते हैं k2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k1। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज इफेक्टिव ऑन रेटिना फॉर, ठीक है। तो अगर रेटिना पे कोई इमेज बनी है, ह्यूमन आई के रेटिना पे कोई इमेज बनी है, तो वो कितनी देर के लिए वहां पे बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर है 1/15 ऑफ अ सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि एनर्जी और वेवलेंथ कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तो उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, उसी ट्रिक को हम दोबारा वापस यहाँ पे लिखते हैं। लोअर मीर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस पिछले हमने बोला था इधर को हमारा एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, और इधर को हमारा क्या बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। पिछली बार के क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा गया था, इस बार इन्होंने एनर्जी पूछा गया है, ठीक है, एनर्जी पर फोटोन। तो देखिए एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की, गामा रेज इसमें दिया नहीं है, इसमें एक्सरे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्या है एक्सरे, तो एक्सरे की क्या है सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद माइक्रोवेव की है, देन रेडियो वेव्स की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज, ओके, आपको क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट जीरो को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो को हम बोलते हैं जीरो केल्विन। तो आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन को डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन टू हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जीरो केल्विन को हम -273 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। आपको पता है C कितना है, -273/5 F - 32/9, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, -273/5 × 9 + 32 आप करोगे तो आपको फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, -459.67 डिग्री, ओके, तो इसका राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो जो साउंड होती है उसकी वेलोसिटी जो है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो जब ट्रेवल करती हैं तो उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होगी, वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, या फिर स्टील में होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जो साउंड है, जो साउंड वेव्स जो है उनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, साउंड वेव्स को क्या होता है, साउंड वेव्स को मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, मीडियम जितना, कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी वेलोसिटी होगी। तो वैक्यूम, एयर, वाटर और स्टील में सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा होगा, स्टील होगा, क्योंकि स्टील क्या है, सॉलिड है, स्टील सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वो किसमें होगी, स्टील में होगी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, ये तो हम सब पढ़ते ही आए हैं कि एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसमें सबसे ज्यादा होगी, देखिए पहला ऑप्शन है आइस, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा है वाटर वेपर, फिर है आयरन। जो आइस है वो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। वाटर के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं पर इतने ज्यादा नहीं, थोड़े कम। वाटर वेपर क्या है, ये तो मतलब गैसियस स्टेट टाइप हो गई ना, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं,
इनके बीच में स्पेसिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आयरन की क्या है, बहुत क्लोजली पैक्ड है क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड के इसमें तो स्पेस ही नहीं है, तो उनमें क्या है, एंट्रोपी नहीं हो पाएगी, उनमें रैंडमनेस नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसमें होगी, इनमें होगी, क्योंकि ये इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, इनके पास ज्यादा स्पेस है। तो इसलिए एंट्रोपी सबसे ज्यादा उसी में होती है जहां पे क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स लूजली जो पैक्ड होंगे वो वाटर वेपर्स होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in AP such that their sum is 18. इनका sum क्या 18 है, and the sum of their square is 158. The greatest among them is. Okay. तो क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 नंबर है, उनका सम है 18 जो कि AP में है। 3 नंबर क्या है, AP में है, ठीक है। AP में होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं, let the three numbers be a minus d, दूसरा होगा a और तीसरा होगा a plus d। फर्स्ट कंडीशन उसने दी कि इनका सम जो है वो 18 है, मतलब a minus d plus a plus d is equal to 18। अगर आप इसको देखें तो d से d कैंसिल आउट हो गया और 3a is equal to क्या आ गया, 18 आ गया, और हमने a is equal to 6 निकाल लिया, ठीक है। मतलब एक नंबर तो 6 है इनमें से। बाकी नेक्स्ट कंडीशन हम अगर लगाते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कहती है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 158, मतलब a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 158 है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ से a की वैल्यू रख लोगे 6 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 158। आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6 टू जो 12 डी प्लस 36 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस डी स्क्वायर प्लस 12 डी, 12 डी से 12 डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 36 प्लस 36 सॉरी 6 6 12 carry 1 2 3 4 5 6 72 plus 2d square plus 36 is equal to 158। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 5 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में d का वैल्यू 5 आ रहा है। तो आप 3 नंबर्स क्या, हमें a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, और हमें 3 नंबर्स पता है क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो a माइनस डी, तो 6 माइनस 5 इज 1 और एक 6 और एक 11। तो हमारे पास 3 नंबर क्या हो गए, 1 6 और 11। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 11। तो राइट आंसर क्या हो गया, 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय। उसने कहा आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3। ओके, हमने 3 नंबर्स ले लिए। इसके बाद क्या कह रहा है, उनके क्यूब्स का सम कर दो, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कर दो, कितना होएगा, तो 1 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27। अगर आप इसको ऐड अप कर देंगे तो 27 प्लस 9 ये हो जाएगा 16 कैरी 1 36। तो ये 36 आया। वो पूछ रहा है कि इनके क्यूब का जो सम है वो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, नहीं 9 से है, हाँ 9 4 जा 36। तो ये डिविजिबल बाय 9 है 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्स ऑन देम इज। ओके, आपके पास क्या है, आपके पास 3 डाइस हैं, ठीक है, उनमें नंबर्स लिखे रहते हैं कुछ भी। आपके पास 3 डाइस हैं, ओके, ये आपके पास 3 डाइस है, आपने इनको पासे को फेंका है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन तीनों पासों पर सेम नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
ठीक है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना चाहते हैं डाइस के केस में, तो उसका फॉर्मूला होता है कि 6 की पावर नंबर ऑफ डाइसेस, 6 की पावर कितने डाइसेस हैं, 3 डाइसेस हैं, 6 की पावर 3 दैट इज 216। ओके, ये तो आपका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब निकालते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। वो कह रहा है कि तीनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए। तो पहला फेवरेबल आउटकम क्या है कि 1 1 1, तीनों डाइस में सेम नंबर है 1 1 1, या फिर 2 2 2, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं होता, डाइस में 6 ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आउटकम हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल आउटकम 216। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/36 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1/36। नेक्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें वैल्यू ऑफ x प्लस वाई आपको पूछी गई है। ठीक है, तो ये देखिए, आपने एक पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, आप ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इसके ये दो एंगल का जो सम है, ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसको मैं सपोज z नाम दे देती हूँ, इसको मैंने z नाम दे दिया। तो मैं ये बोल रही हूँ इन ट्राइंगल ACD y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल z। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, इन ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल में देखिए ABC में x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। ये तो आपको पता ही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एक इक्वेशन आपके पास ये थी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। यहां से आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो x प्लस 40 प्लस y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 को आप इधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, आपने निकाल दिया 100 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is a rational number? इसमें से आपको रेशनल नंबर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइन 15 इंटू साइन कॉस 15। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करा आपने, इसको ध्यान से देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ, आपके पास क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। आपके पास इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, साइन 15 कॉस 15। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 15 कॉस 15। ठीक है, तो ये ऊपर की जो आप न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन x कॉस x का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x, साइन 2 साइन x कॉस x साइन 2x होता है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, साइन 30 अपॉन 2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो बाई 2, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1/4। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम अ बेस। ठीक है, कोई पॉइंट है वो बेस से 15 मीटर अवे है, कोई पॉइंट है वो बेस से, कोई पॉइंट है वो बेस से 15 मीटर अवे है, ये कोई पॉइंट है और ये बेस से 15 मीटर अवे है, और उस पर क्या है, 15 मीटर हाई हाउस है, इस पे 15 मीटर हाई क्या है, हाउस है। ओके, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा एंगल पूछ रहा है आपको। आप क्या कीजिएगा, आप tan थीटा लीजिए। tan थीटा आपको पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 15, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये हो गया 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो इसको आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयज आर 15% मोर देन गर्ल्स इन अ स्कूल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड द टोटल गर्ल्स इन द स्कूल, ठीक है। सपोज उसने कहा है कि जो बॉयज हैं किसी स्कूल में 15% ज्यादा हैं गर्ल्स से, तो बताओ रेशियो टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, कितना हमने लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अगर गर्ल्स जो हैं वो x है तो बॉयज की कंडीशन क्या दी है, बॉयज कितने 50% ज्यादा है, मतलब x प्लस 15% ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 15 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100x प्लस 15x, इसको हम लिखेंगे 115x अपॉन 100। तो क्या गया, नंबर ऑफ बॉयज आ गया। अब आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा गया है बॉयज और गर्ल्स का, रेशियो पूछा है टोटल बॉयज अपॉन टोटल गर्ल्स का। टोटल बॉयज कितने हैं 115 बाई x बाई 100 अपॉन गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स है x, इसको 1 ले लो, ये ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 115x डिवाइड बाई 100x, तो x से x कैंसिल हो गया, इसको 5 से कैंसिल कर दे 23 बाई 20 आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है 23 बाई 20, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन रेंज मोड, मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन। ओके, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, पहले इसका रेंज निकालना है, फिर इसका मोड निकालना है, फिर इसका मीडियन निकालना है, और बाद में जो तीनों आए उनका मीन निकाल देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन नंबर को लिखिए, वो भी कैसे, उनके देखिए नंबर को हम लिखते हैं 4 सॉरी हाँ 0 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 4 बार है, 1 2 3 4, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसके बाद 3 कितनी बार है 1 2 3 2 बार है, उसके बाद 4 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार 4 है 1 2 3, उसके बाद क्या बचा 7, 0 तो हमने लिख दिया ना 7, उसके बाद 7 बचा। तो ये आपके पास नंबर्स हैं। आपको हम सबसे पहले इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन क्या होता है, इनके बीच का नंबर, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स हैं, तो इनके बीच के नंबर्स कौन सा हो जाएगा जो 6 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया इसका मीडियन हो गया। मीडियन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मीडियन कितना हो गया इसका 3 हो गया, ठीक है। चलिए मीडियन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वो नंबर मोड होता है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या है 2 आया है, 2 4 बार आया हुआ है, तो इसका मोड क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद हमने निकालना है रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इसमें 7 है, लोएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 0 है, तो इनका डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास मुझे पता है कि मीडियन मुझे पता है, मीडियन मुझे पता है कितना है 3 है, मोड मुझे पता है 2 है, और रेंज मुझे पता है 7 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या करोगे 3 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 3 है, तो 3 कर दिया, 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो गया 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 4, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is not a prime number? इनमें से प्राइम नंबर बताना है कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो प्राइम नंबर नहीं है 1 2 3 5 में से वो है 1, 1 को प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of the simplest amino acid?
ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, आपको इसका नाम बताना है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एक अमाइन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप होता है, जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप होता है। तो एसिड ग्रुप मतलब COH ग्रुप और अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, COOH और ये क्या है NH2। इसमें एक होता है R, एक होता है H, ठीक है। अगर आप इस R ग्रुप को चेंज करो, कभी अल्काइल लगाओ, कभी H लगाओगे, कुछ भी लगा सकते हो, मिथाइल, कुछ भी अगर आप लगाओगे तो आपका क्या होता है, अमीनो एसिड बदल जाती है, ठीक है। तो अब इसने इस R की जगह पर अगर इसने कब बोला कि H पुट कर दिया, CH2 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये बताओ कौन सा अमीनो एसिड है। तो ये जो होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, इसका नाम होता है ग्लाइसिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अमीनो एसिड है, तो इसका नाम है ग्लाइसिन। और इस अमीनो एसिड की खास बात ये भी है कि सारे अमीनो एसिड्स में से ये ही होता है जो सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो दो ग्रुप है इस सी पे सेम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन जो एब्सेंट होती है वो केरोसिन में होती है। जो सॉइल होती है वो क्या है, सिलिकेट्स की बनी होती है, तो सिलिकेट्स SiO4 टाइप्स फॉर्मूला होता है, तो इसमें तो ऑक्सीजन है। सीमेंट भी सिलिकेट्स, ग्लास भी सिलिकेट का बना होता है, इसमें भी ऑक्सीजन होती है। कैल्शियम, सीमेंट में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। केरोसिन क्या है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसमें जो होती है ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर है केरोसिन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 1 kg ऑफ कार्बन। आपने क्या करा, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या करा, आपने क्या करा, कार्बन को हीट किया, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ मैं, C+O2 गिव्स CO2। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आपने इस कार्बन को हीट किया तो आपको कितने CO2 प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन को अगर आप बर्न करोगे तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको एलिमेंट्री फॉर्मूला लगाना है। तो अगर 12 ग्राम को 44 ग्राम CO2 मिलता है तो 1 ग्राम C से कितना मिलेगा, 44/12 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो कह रहा है अगर 1 ग्राम ऑफ C से 44/12 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है तो 1 kg ऑफ C से कितना मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 44/12 kg ऑफ CO2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 11 जा, तो कितना आ गया 11/3 kg ऑफ CO2। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, 11/3, 3/11, 4/3, 3/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following fuel would produce a minimum environmental pollution। तो मिनिमम पॉल्यूशन किससे होगा, हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोल। देखो ये तीन से तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, आपको पता है, तो किससे नहीं होगा, हाइड्रोजन से नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following atmospheric changes take place due to greenhouse effect। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है, क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है, उसकी वजह से क्या है, हमारी गैस का जो एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बढ़ने, एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम LPG सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ। जब भी आप घर में आपका LPG सिलेंडर जो है वो लीक करता है तो उसमें से जो स्मेल आती है वो किस चीज की होती है। तो इसका राइट आंसर है मिथाइल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला होता है इथाइल मरकैप्टन, इसका फॉर्मूला होता है इथाइल मतलब C2H5SH, ठीक है। तो आपके LPG सिलेंडर में से जब लीक करता है जो स्मेल आती है वो इथाइल मरकैप्टन की आती है, इसका फॉर्मूला है C2H5CH। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज,
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन गैस है वो तो सबको पता ही है, 78.084%। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फिल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये तो आप किसी भी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, आप चेक कर सकते हैं वहां पे उसमें क्या फिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है। क्योंकि अगर कोई भी चीज बर्न कर रही है उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा। अगर आप ऑक्सीजन की जगह CO2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्न होना बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।